गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का जो सेशन है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ है, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफ 2019 एनबीएस पेपर, सोशल साइंस का पेपर से। मेरे अकॉर्डिंग मैं ये स्ट्रैटेजी पे चलना चाहती हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी और हिंदी इंग्लिश, ये तो पार्ट एक ही जैसा रहता है, सबके लिए सेम रहता है, तो हम उससे प्रिपेयर करें तो ऑलमोस्ट हमें 50-60% हमें वहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगा कंप्लीटली। आफ्टर दैट हमारे पास जितना टाइम रहेगा उसमें हम लोग प्रिपरेशन और रिवाइज करेंगे। क्योंकि आप लोग पहले क्वेश्चन पैटर्न देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब नहीं होता कि ओनली हम टीचिंग के लिए जो-जो यूज़ करते हैं उसको ही पढ़ ले, इंस्ट्रक्शनल एड्स हो गया या फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ ले, ये सब नहीं। बहुत सारी योजनाएँ हुए थे, बहुत सारे विंग्स हैं जैसे एमएचआरडी के, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उनकी तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए थे। एनसीएफ है, एनपीईज़ हैं, तो बहुत सारी चीज़ हैं, तो उससे हमें सीखना भी है और समझना भी है। ये आंसर के साथ ही मैं देती हूँ, तो आंसर के साथ जो प्रीवियसली हो चुका है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ये हुआ, हम उसे पढ़ें तो बेटर रहेगा। हम ऑलवेज़ थिंक करते हैं कि हम कम पढ़ लें एंड सिर्फ़ देख के चला जाए तो हो जाएगा, नहीं। प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें परफेक्ट बनने के लिए हमें रेगुलरली प्रैक्टिस रखना चाहिए। तो आई होप आपको इंग्लिश का जो भी मैंने पढ़ाया, वो आपको अच्छा लगा हो। सो प्लीज़, अगर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पे चाहते हो या फिर ऐसे ही चले तो आपको बेटर रहेगा, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, तो हम उसी चीज़ पे काम करेंगे एंड उसी तरह से वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ सेशन। आई होप यू आर डूइंग वेल and welcome to my class. So first question is, जीन पियाजे के शोध और दर्शन के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों के अधिगम का आधार डैश होता और होती है। तो आपको ना पहले ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि ये जीन पियाजे का कांसेप्ट है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर रिलेटेड होगा, कॉग्निशन के ऊपर, स्कीमा के ऊपर एंड जो चीज़ वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू देख रहा है, दैट इज़ दर्शन बोला गया तो ऑब्जर्वेशन, और सेंसेस के थ्रू वो सीख रहा है, सेंसेस एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो शुरुआती जीवन काल बोल दिया गया है तो ये हमारा सेंसरी मोटर का पीरियड है 0 टू 2 इयर्स एंड उसके आधार पे कौन-सा चीज़ से वो बहुत कुछ सीखता है। कला, अभिव्यक्ति, नाटक, आनंद, कौन-सा चीज़ में वो सीखेगा? अगर बच्चा 0 टू 2 नहीं होके 4 इयर्स, 5 इयर्स भी हो गया, तो वो कौन-सा चीज़ से बहुत अट्रैक्ट होता है? दैट इज़ देखिए, वो कार्टून देखते वक़्त बच्चे बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं, उसके तरफ पूरा एडिक्टेड हो जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे नाटक, क्योंकि कला, अभिव्यक्ति और किसी का रिव्यू से या किसी के एक्सप्रेशन से बच्चे कुछ समझ नहीं पाते, ये नाटक ही होगा राइट आंसर। तो ऐसे आप कंपेयर करके आंसर दें, तो आपका आंसर 95% करेक्ट होगा, आपका रॉन्ग होने का चांसेस नहीं है। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन, निम्नलिखित में से कौन-सा समाज का एक झूठा पितृसत्ता, देखो ये है हमारा पितृसत्ता और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है। तो हमें पितृसत्तात्मक मीन्स हो गया हमारा पैट्रियार्कियल, मतलब पुरुष प्रधान देश बोल सकते हो, या फिर आपको आप गर्ल हो तो आपको पापा के बारे में ही सोच के चलना है, या फिर वो जो बोलते हैं उसी की तरफ से चलना है, जो बॉयज़ बोलेंगे वही करना है, ऐसे टाइप का। और पितृसत्तात्मक बातों को हिसाब से हम बोल सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव थिंक उनके अकॉर्डिंग है कि वो जो बोलेंगे वो सही होगा। तो उस हिसाब से 4 ऑप्शंस हमें मिले हैं, 4 ऑप्शंस में गरीब तबकों में, बुजुर्गों लोगों में जब तक काम करने की क्षमता बाकी रहती है, तब तक काम करते रहते हैं। वो नहीं होगा, करेक्ट ही नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे बुजुर्गों का वाद आ गया। गरीब घरों की माएँ अपने बढ़ते बच्चों को अपने बड़े भाई-बहनों की देखभाल में छोड़ देती हैं, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फादर का कोई रोल नहीं पता चला, ये ओनली मदर का रोल ही देखे। माँ की अनुपस्थिति में बुजुर्गों गण और परिवार के अन्य सदस्य बच्चे की देखभाल नहीं करते हैं। तो ये भी रॉन्ग है कि माँ कहीं गई हुई है तो उसका देखभाल नहीं करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे होती है चीज़ कि महिलाओं के बारे में हम बोलेंगे। महिलाएँ मुख्य रूप से माँ और गृहिणी होती हैं। कुछ महिलाएँ काम पर जाती हैं। ये पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है, जहाँ पे बोला गया है कि माँ और जो लेडीज़ हैं वो गृहिणी का ही काम करेंगी। वो बहुत कम लेडीज़ ही बाहर जॉब के लिए जाती हैं, काम के लिए जाती हैं। बाकी घर पे रह के वो देखभाल सबका करती हैं, तो ये करेक्ट है। दिस वन इज़ करेक्ट फॉर दिस। देखो, ये क्वेश्चन आपका जेंडर का क्वेश्चन है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये आप बोल नहीं सकते कि ओनली टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब आपका सीडीपी से ही क्वेश्चन आएगा। ये मिला के क्वेश्चन आता है एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी मैं देख रही थी, हिस्ट्री से भी है, ज्योग्राफी से भी है, देन साइंस के पार्ट से भी है, सोशल साइंस से भी है, सब कुछ मिला-जुला के दे रहा है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, अभी तीसरे में चल रहे हैं। यदि किसी शिक्षक की कक्षा में कम से मध्यम विकलांगता वाले छात्र हैं,
तो मानक प्रक्रियाओं के अनुसार उस शिक्षक को न्यूनतम कितने दिनों की प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर आपके क्लास में 2 प्रकार के छात्र हैं, दैट मीन्स छात्र और छात्राएँ जो भी बोल सकते हैं, मतलब हम लोग नॉर्मल बच्चे भी हैं, उसके साथ विकलांग मतलब जो हैंडीकैप्ड हैं, वो मध्यम धरण मतलब जिनका 50% और 60% वो विकलांग है, तो वो बच्चे भी आ सकते हैं। 30% वाले तो नॉर्मल के साथ ही गिने जाते हैं, बट 50-60 ऐसे परसेंट वाले जो विकलांग हैं, वो भी आते हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए आपको कौन से कितने दिनों के प्रशिक्षण में रहना चाहिए, तो कितने दिनों के 1 से 2 सप्ताह। 1 साल का प्रशिक्षण नहीं चाहिए, निरंतर जारी प्रशिक्षण नहीं चाहिए, 1 सप्ताह भी नहीं, 1 से 2 सप्ताह का चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे डैश अवधि के अंत तक मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधियों जैसे कि बहाने करना आदि में संलग्न होने में सक्षम हो जाते हैं। तो बच्चे कौन से अवधि तक मतलब टाइम पीरियड तक दैट इज़ हम 0 टू 2 में देखते हैं तो बच्चे 2 साल के बच्चे भी अभी बहाने कर लेते हैं। तो वहाँ पे मानसिक प्रतिनिधित्व मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली गतिविधियों में आप जान लिए, तो पहला चीज़ है आपका सेंसरी मोटर, तो ये आपका ज्ञानेंद्रिय और सेंसरी मोटर ही होगा। अगर एक बच्चा पूरा डेवलप्ड हो जाता है, तो स्कूल जाता है, बहुत कुछ बहाने सीखता है, दोस्त होते हैं, तो वो अलग चीज़ है, बहुत सारे बहाने सीखता है। मतलब ओनली छोटा-मोटा बहाने देना ये स्टार्टिंग पीरियड में होता है, ये सेंसरी मोटर है और ज्ञानेंद्रिय है। देन गणित पढ़ाने की रचनात्मक पद्धति को लागू करते समय शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो ये ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं पहले। यह सुनिश्चित करना कि सभी संबंधित पुस्तकें स्कूल की लाइब्रेरी में उपलब्ध हो। मतलब गणित के संबंधित मैथमेटिक्स के रिलेटेड सारे बुक्स, टेक्स्ट बुक अवेलेबल हो लाइब्रेरी में। यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को गणित की कक्षा से पहले एक खेल अवकाश मिले। तो अवकाश मतलब छुट्टी, तो गणित से पहले एक छुट्टी मिले, ये तो पॉसिबल हमारे स्कूल में भी नहीं होता था, हम भी पढ़ते थे जब। तो नेक्स्ट आया यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के पास कैलकुलेटर हो। कैलकुलेटर से कभी भी मैथमेटिक्स हम लोग प्रॉपर्ली नहीं सीख सकते। कैलकुलेटर यूज़ करने से बुद्धि कम हो जाती है और हमें एक्सप्लोरेशन का कोई आइडिया नहीं मिलता। तो यह सुनिश्चित करना है कि छात्र अपने मन से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। मतलब अपने लर्निंग बाय डूइंग करे। तो बच्चा यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग ही करता है। मैथमेटिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है जो लर्निंग बाय डूइंग से ही पॉसिबल होगा। बच्चों के लिए नंबर 6 क्वेश्चन में आ गया। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षकों ऐसी गतिविधियां और शिक्षक कार्य डिजाइन करने चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों को एक विषय कक्षा में संलग्न और डैश करे, चुनौती पैदा करे, रुचि पैदा करे, ये रॉन्ग हो जाएगा। उत्तेजित जस्ट लाइक उत्तेजित करना, उत्साहित करना नहीं चाहिए, इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए या फिर उत्तेजित सबको मोटिवेट करना। अरे मोटिवेट ऐसे ही बच्चा हो जाएगा अगर एक साथ पढ़ता है तो चुनौती पैदा करना कि उनको चैलेंजेस लगे कि हाँ, वो चैलेंज कर सकते हो, वो पढ़ सकते हो, उनमें इंटरेस्ट आएगा तब। तो दिस वन इज़ करेक्ट। ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको याद रखना है। हमने हिंदी वाले लिए बिकॉज़ हिंदी मीडियम के लिए भी यूज़ हो सकता है, हेल्प हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 2016 देखो एनईपी है, एनपी बोल सकते हो, एनईपी भी बोल सकते हो। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 के मसौदे के अनुसार दैट मीन्स रिकमेंडेशंस के अनुसार उच्च शिक्षा प्रणाली की न्यून विश्वसनीयता विश्वसनीयता ओके क्या क्या है और क्या कारण है? कौन-सा कारण है? विश्वसनीयता का क्या कारण है? तो सभी छात्र सफल हो यह सुनिश्चित करने के लिए बेहतर गुणवत्ता वालों शिक्षकों की कमी होना मतलब हमें कमी ढूंढना है कि रिकमेंडेशंस में तो हमने रिकमेंडेशंस डाल दिया बट रिकमेंडेशंस जैसे कि आप जानते हो सारे एनपी का एक ही फंडा रहता है कि अच्छे टीचर्स रखना, जो भी हमें शिक्षा क्षेत्र में निगरानी चाहिए वो देना। उसके बाद हम जैसे बोल सकते हैं कि बुनियादी ढांचे में मतलब एनसीएफ नेशनल करिकुलम ऐसे हम क्रिएट करेंगे जो बच्चों को डेवलपमेंट के लिए हेल्प करे। उसके बाद बच्चों का रोजगारात्मक और बोल सकते हैं हम वोकेशनल एजुकेशन हो। तो ऐसे टाइप का एजुकेशन में कौन-सी चीज़ में कमी था? एजुकेशन में आप जानते हो 1986 से ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के थ्रू टीचर अच्छे टीचर बने, एनसीएफ बने, ये सारे नियम हो गए थे। वोकेशनल एजुकेशन भी था बट वोकेशनल एजुकेशन में कोर्स डाल के डिफरेंट फील्ड में वोकेशनल पॉइंट को डेवलप करना, रोजगार को डेवलप करना वो कमी रह गया था। तो इसलिए आंसर इसका ये है। देन यह कथन किसने कहा था? देखो, किसी भी छात्र के विकास के लिए और उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह के विकसित करने के लिए साहित्य, संगीत और कला तीनों की ज़रूरत होती है। तो ये साहित्य, संगीत और कला ये तीनों की ज़रूरत होती है। रवींद्रनाथ टैगोर जी ने ही बोला था। विश्व भारती इसलिए ओपन हुआ है एंड आपका उसमें संगीत साहित्य सबके ऊपर काम किया जाता है। देन नंबर 9 पे चलते हैं। सभी बच्चों के एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने का
देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं? मतलब सभी को हम बोले कि एक ही टाइप का आंसर दो, तो उनके अंदर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? बच्चे कक्षा में बोलने से हिचकिचाएँगे? नहीं। देखो, जब एक बच्चा बोलता है ना, तो प्रॉम्प्ट करने के लिए 10 बच्चे उसके साथ बोलते हैं, तो हिचकिचाते नहीं है। यह बच्चों को एक-दूसरे से नकल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। नहीं, ये प्रोत्साहित नकल करने का ऑलरेडी वो प्रॉम्प्ट करे तो हो चुका है ऑलरेडी। बच्चों को शिक्षकों की बात सुनने के प्रति हतोत्साहित करेगा, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग टीचर का बात और नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है। ये तीनों तो नहीं होगा और क्या होगा? बच्चों का एक्सप्लोरेशन नहीं होगा, ये बेटर ऑप्शन है। आपको लगेगा सारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन भी सारा करेक्ट है, बट सबसे बेटर ऑप्शन है ये, जो कि 100% करेक्ट आएगा। बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। देन वो एक्सप्लोर नहीं कर सकेगा, खुद का पॉइंट को समझा नहीं पाएगा। देन नंबर 10, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2005 स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने के लिए किस शैक्षणिक दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव देता है? तो ये होता है आपका साइंस बोला गया है, विज्ञान पढ़ाने के लिए बोला गया, तो विज्ञान के लिए हम लेबोरेटरी मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो प्रयोगशाला कार्य ओके है, बट सबसे बेटर हम लोग लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज़ करते हैं और उसके साथ शिक्षा और साइंस का शिक्षा में हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है डिस्कशन मेथड, तो हम डिस्कशन मेथड को जल्दी से टिक कर लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें एक सीक्वेंस वाइज़, तो उसके बाद आएगा प्रयोगशाला, उसके बाद आएगा फील्ड ट्रिप, उसके बाद एकाधिक बौद्धिक दृष्टिकोण, मतलब ज्ञान के लिए जो भी रास्ते आप चूज़ करते हैं। निम्न में से किस काल में गुरुकुल आश्रम और परिषद नामक शिक्षा केंद्रों का उदय हुआ था और शिक्षा में ये औपचारिक स्वरूप लेना पड़ा था? तो ये हम बोल दें, जब भी गुरुकुल का बात आए तो वैदिक आप टिक कर लेना, बिकॉज़ वैदिक पीरियड के बाद बौद्ध आए, बौद्ध के बाद मुगल आए थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वैदिक काल सबसे ऊपर है, श्रेष्ठतर है, ये सबसे ऊपर रहेगा। एक शिक्षक ने अपने विज्ञान के छात्रों को गृह कार्य के रूप में निम्न गतिविधियों और विधियां करने के लिए कहा। दी गई गतिविधियों में से किस गतिविधि के लिए छात्रों को स्थानीय सामग्री का उपयोग करना होगा? अपने भोजन संबंधी आदतों को सुधारने और स्वस्थ बने रहने के लिए व्यायाम करने के लिए कोई भी हमें उपकरण नहीं चाहिए या फिर स्थानीय सामग्री नहीं चाहिए। अपनी सक्रियता एवं और विकास की आवश्यकता के अनुरूप संतुलित आहार आहार के लिए हिसाब से खान-पान का व्यवस्थित करना, तो इसके लिए चाहिए, बट ये करेक्ट नहीं है। घरों में माएँ चावल और गेहूँ को हाथों से साफ करते समय जिन चीज़ों का फेंक देती है, उसका निरीक्षण करो और करें। अशुद्धियों को पहचानें और खाने पर उनके संभावित दुष्प्रभावों का आकलन करें। समाचार पत्र और पत्रिकाओं और इंटरनेट के माध्यम से भोजन की कमी से जूझ रहे देशों और इसके कारण का प्रभाव में जानकारी इकट्ठा करें। तो ये हो गया हमारा सबसे सही, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि घर पे और स्थानीय सामग्री जो यूज़ हो रही है उससे हमें ढूँढना है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। क्योंकि हम छोटे बच्चों को तो नहीं बोलेंगे कि तुम इंटरनेट यूज़ करो, नहीं बोलेंगे कि तुम व्यायाम करो तो व्यायाम के लिए सामग्री लेके आओ, या फिर असंतुलित और संतुलित आहार के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ढूँढने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करो, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो हमें यहाँ पे 3 चूज़ करना है और हमारा आंसर होगा 3। चलो अभी 12th नंबर क्वेश्चन पे बच्चे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन-सा बाल केंद्रित अध्यापन विज्ञान का एक उदाहरण है? तो बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। बच्चों को स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभवों के साथ स्कूल के ज्ञान को साझा करते हैं और दोनों को एकत्रित करते हैं। बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों की बताई हुई बातों को दोहराते हैं। बच्चे किसी भी विषय को सीखने के लिए मिलकर समूह में काम करते हैं। तो सारे जो भी सब्जेक्ट्स है उसके लिए समूह और कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं कर सकते हम लोग। बच्चों को सिखाना है, तो बच्चे सीखने के बाद घर पे भी जो यूज़ करते हैं, बाहर भी यूज़ करेंगे, स्कूल में भी यूज़ करेंगे। तो ऐसा शिक्षा होना चाहिए, उस हिसाब से हमारा ये करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट आता है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्र को कागज के हवाई जहाज बनाने के लिए कहता है। यह शिल्प या क्राफ्ट में डैश को एकत्रित करने का एक उदाहरण है। ये खेल है, गणित अधिगम है, भाषा अधिगम है, सामाजिक विज्ञान अधिगम है। सामाजिक विज्ञान तो अधिगम नहीं होगा, भाषा भी नहीं होगा, खेल भी नहीं होगा, गणित हो सकता है, बिकॉज़ हम हवाई जहाज बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे स्केल के थ्रू नापना पड़ेगा, मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग गणित अधिगम करेक्ट होगा। मतलब मैथमेटिक्स लर्निंग। नेक्स्ट नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है। 5 मई 1988 दैट इज 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण प्राधिकरण एनएलएमए
का उद्देश्य क्या है? एनएलएमए होता है नेशनल, ये हो गया नेशनल, ये हो गया लिटरेसी, ये हो गया मिशन एंड ऑथोरिटी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बोल दूँ कि ये 1988 में 5 मई को आया था एंड ये एक ऑटोनमस विंग है, जो स्वयं शासित विंग है एमएचआरडी का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट का। एंड इसके थ्रू उन्होंने 80 मिलियन एडल्ट लोगों को या एडल्ट पर्सन्स को पढ़ाना चाहा एंड उसके अकॉर्डिंग जो 15 से 35 इयर्स के बच्चे हैं और आप थोड़ा नीचे भी जा सकते हो, 12-13 से भी ले सकते हो, तो उससे जो जितने भी एज के बच्चे हैं, उनको हम हेल्प करेंगे, उनको एजुकेशन देंगे, उन एडल्ट्स को हम एजुकेशन देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने बता दिया थोड़ा इन्फॉर्मेशन, तो लोगों को निष्पक्षता और समानता के बारे में जागरूक करना नहीं चाहिए। शैक्षिक नीतियों का बेहतर कार्यान्वयन करने के लिए शैक्षिक संगठनों का पुनर्गठन करना, नहीं सारे स्कूल का हम पुनर्गठन नहीं कर सकते। वयस्क शिक्षा में, वयस्क मैंने अडल्ट एजुकेशन बोल दिया, उसमें गंभीरता दिखाना या फिर आवश्यकता, नवीन भावना और हम बोल सकते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करना, यूथ अवेयरनेस वो करेक्ट हो जाएगा। सभी के लिए शिक्षा नीति का एक उत्साह से लागू करना, एक तरह के एक नए उत्साह से लागू करना, ये नहीं होगा। तो ये हो गया एडल्ट एजुकेशन के अकॉर्डिंग। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये 2019 का था, सो मैंने इंग्लिश एंड ये करवा दिया। देन इसके बाद हम 2019 के दूसरे पेपर में जाएँगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर लो एंड अगर ऐसे पढ़ना है और भी पढ़ना है, मैं बिकॉज़ इसके बाद सीटेट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करवाऊँगी। जितने एग्ज़ाम्स हो गए हैं सारा अगर हम लोग प्रिपेयर कर देते हैं ना, तो ऑलमोस्ट हमारा 70-80% प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आइडिया आएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आपको पता चलेगा, आप प्रिपरेशन कर सकोगे। होप है कि आप लोगों का और भी बेटरमेंट हो इसके थ्रू एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। गुड डे।